गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो रीजनिंग के कुछ परीक्षाओपयोगी क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसी क्रम में देखिए 1 है, फिर 8 है, 27 है, 64 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका नेक्स्ट क्या आएगा? तो आप पॉज करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका बाद आएगा फ्रेंड्स जी 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। तो यहाँ क्या आएगा 5 का क्यूब 125 यहाँ पे को आएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न काफ़ी इजी प्रतीत होते हैं लेकिन ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी है और इनसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है फ्रेंड्स कि हमारे रीजनिंग के सेक्टर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और रीजनिंग भी हम देख रहे हैं। तो एक सेंस डेवलप होता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है फ्रेंड्स। तो ये भी हमें लगातार इन प्रश्नों को करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखिए आप 1, 4, 9, 16। तो नेक्स्ट क्या आएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट आपका पर तो आएगा 125, 15 का 5 का क्यूब। तो यहाँ ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। ये क्या आएगा फिर फ्रेंड्स 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड डाइस के हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में हम देखेंगे और किस तरीके से वो सॉल्व करने हैं देखेंगे। तो यहाँ पर एक इजी जो क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स है एक डाइस, ये जो भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसमें एक ही डाइस की पोजीशन दी रहती है कि भाई नेक्स्ट तो इसके अपोजिट क्या होगा, जो दिए गए डिजिट है उसके अपोजिट क्या होगा, ये प्रश्न रहता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है फ्रेंड्स इसमें तो आइडियल डाइस है और जनरल डाइस होते हैं। आइडियल डाइस में ये होता है कि जो जिस डाइस का हम यूज़ करते हैं जो लूडो खेलने में वो आइडियल डाइस होता है, यानी कि उसके विपरीत जो अंक होते हैं उनका योग 7 होता है। अगर हमें माना उसमें अगर हमने ज्ञात करना है कि भाई 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या डिजिट होगा, तो क्या संख्या होगी, तो उसमें आइडियल डाइस में तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस 7 से माइनस कर दीजिए आप। अब आइडियल डाइस को चेक करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो भी हमें डाइस दिया रहेगा, ये डाइस दिया रहेगा तो डाइस के 3 पोर्शन हमें दिखेंगे तो उसका फोटो लिया जाएगा। तो माना 2, 5, 4 है, कहीं से भी अगर 7 आ जाता है जोड़ के तो वो आइडियल डाइस नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 7 अगर इनमें से माना ये दिया रहता है, ये कुछ भी दिया रहे इस तरीके से, ये आपका दिया है 6, ये 1 और ये 5 दिया है, तो कहीं ये यहाँ से जोड़ के 7 आ गया ना, और ये इधर से जोड़ के किसी कोई भी 2 जोड़ के अगर 7 2 को ऐड करके 2 डिजिट को ऐड करके अगर 7 आ रहा है किसी भी डाइस में, क्योंकि किसी भी डाइस में 1 2 3 एक ही डाइस की पोजीशन दी रहती है, तो वो क्या होगा आइडियल डाइस नहीं होगा, वो जनरल डाइस होगा। जनरल डाइस में जो फॉर्मूला लगते हैं उसमें से एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस अपोजिट डिजिट कैसे निकालते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जो जनरल डाइस है उसमें। तो आइडियल डाइस में तो निकालना, अगर माना ये पोजीशन नहीं होती, ये सिचुएशन नहीं होती है और यहाँ पर लिखा रहता है 4 और यहाँ लिखा रहता है, ये एक ही डाइस नहीं है, माना इस डाइस में तो जो आइडियल डाइस होगा एक ही से सॉल्व हो जाएगा, केवल एक को देख कर ही, दूसरे पोजीशन को देखे बिना ही वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जनरल 4 एक। तो जनरल डाइस में क्या होता है फ्रेंड्स, तो अपोजिट जो हम डाइस खेलते हैं लूडो खेलते हैं उस वही स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है 7 से आप माइनस कर दीजिए, 5 के अपोजिट क्या होगा 7 से माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 5 तो क्या 5 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा 7 से माइनस कर दीजिए 1 होगा। तो 7 से माइनस करके आप स्टैंडर्ड डाइस में उसके अपोजिट क्या डिजिट होगा ये निकाल सकते हैं, या अंक क्या होगा ये निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से तो यहाँ पर को जो जनरल डाइस दिया गया है, ये जो डाइस की एक ही डाइस की सिचुएशन दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने ये निकालना है कि भाई इसके अपोजिट में क्या होगा। तो अगर माना ये दिया रहता है
ये फ्रेंड्स एक ही डाइस की जो उनकी सिचुएशन होगी, 1 है 2 3 लिखा है, एक एक डायमेंशन से फ़ोटो लेने में इस डाइस के 1 2 3 आ रहा है, और दूसरे डायमेंशन की इसकी फ़ोटो लेने में जो फ़ोटो दी गई है, जिसका जो चित्र दिया गया है वो 2 1 6 आ रहा है। तो हम किसी में भी चेक कर लें, किसी में भी अगर ये जो है स्टैंडर्ड डाइस में नहीं उतरता है, खरा नहीं उतरता है, या प्रूफ नहीं होता है कि स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इन दोनों को ऐड करके क्या हो गया, 7 हो गया, 6 और 1 को ये एक ही डाइस की पोजीशन दी रहती है। अगर 2 है 3 है, चाहे कितने भी दिए हैं, तो एक ही डाइस की होगी। कहीं भी चेक कर ले, अगर कहीं भी वो उसके किसी भी 2 फ्लैग को ऐड करके जो अगर 7 आ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। तो यहाँ पर को क्या है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि 6 + 1 ऐड किया तो 7 आएगा। तो हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स इसमें, कि हमें निकालना है कि भाई 6 के अपोजिट क्या होगा। तो क्या होगा, अगर दिए गए डाइस में कि एक से ज़्यादा तस्वीरें दी हैं, फोटोज डाइस की दी गई हैं, सिचुएशन डाइस की दी गई हैं, तो उसमें जिस अंक के विपरीत हमने निकालना है, उस अंकों को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस डाइस में बना है। माना इसमें अगर 6 बना है, तो इसके फलक क्या है, जो शेष हैं 1 और 2 हैं। और इसमें क्या है, अगर 2 फलक सेम हो, 2 फ्लैग में जो तस्वीर ली गई है, जो फोटो ली गई है, उसमें अगर 2 सेम हो, तो नेक्स्ट जो होगा 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2 सेम दी आ जाती है, 2 हमें सेम प्राप्त हो जाती हैं फ्लैग, 2 और 1 किसी भी कहीं भी हो, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे। सीधा सीधा यहाँ पर वो फॉर्मूला त्वरित गति से आप लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ अगर 2 फ्लैग सेम है, तो बचे हुए जो अंक होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि यहाँ 6 के विपरीत क्या होगा फ्रेंड्स, 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नीचे देखेंगे इस डाइस में। तो इसमें क्या है, अंक नहीं दिए गए हैं, फिगर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो इधर स्टार है, इधर भी स्टार है, इधर राउंड है, सर्किल है, इधर भी सर्किल है। तो ये 2 सेम हो गए। तो फ्रेंड्स, तो जो स्क्वायर है इसके अगेंस्ट में ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इजी जो क्वेश्चन होते हैं, हमें इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनमें स्पीड लानी है, ताकि हम त्वरित गति से इन्हें सॉल्व करके अन्य प्रश्नों के लिए समय को बचा सकें। इन्हें हमें बहुत हल्के से भी नहीं लेना, बहुत इजी भी नहीं लेना है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि इनमें पूर्ण शुद्धता हमारी आए और अच्छी एक गति बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। रीजनिंग और मैथ्स की प्रिपरेशन में फ्रेंड्स हमें क्यूब एंड स्क्वायर 50 तक हमें मेमोराइज करने होंगे एक सिस्टमेटिक वे में। तो 1 का क्यूब एंड स्क्वायर जो होगा 1 ही होगा। 2 का फ्रेंड्स क्या होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9। 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 64। 5 का स्क्वायर 25। 5 का क्यूब 125। 6 का स्क्वायर 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 का क्यूब क्या हो हमारा 125। 6 का स्क्वायर 36। 6 का क्यूब फ्रेंड्स 216। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 का स्क्वायर 49। 7 का क्यूब 343। 343 में कहीं हिंदी का भी संविधान में कहीं पर कोई जिक्र है या वो संबंधित है आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 7 का, और 8 का स्क्वायर 64। 8 का क्यूब 512। ठीक है फ्रेंड्स, 9 का स्क्वायर 81। 9 का क्यूब 729। ये 9 का क्यूब है फ्रेंड्स। 10 का स्क्वायर 100। 10 का क्यूब 1000। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इन चीज़ों को हम मेमोराइज कर लेंगे, तो जो हमारी एग्जामिनर की हमसे अपेक्षा रहती है रीजनिंग के फील्ड में,
कि ये चीज़ें इन्हें मेमोराइज हो और ये इस तरीके के जो भी रीजनिंग के मैथ्स के आते हैं तो इनके दिमाग में फिट हो और वो इनका सीधे तर्क इन्हीं बिंदुओं पर जाए। तो इन्हें हमें मिनिमम हमें 50 तक इन चीज़ों को याद करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम हमने किस तरीके से मेमोराइज करना है और किस तरीके से इन चीज़ों को दिमाग में बैठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो को आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार इन चीज़ों की आप इन तथ्यों की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा रुख हम अपना हिस्ट्री की तरफ को करते हैं। हिस्ट्री नहीं, प्रागैतिहासिक कहेंगे, हिस्ट्री से पहले का काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल नाम से जो कि न्यूलिथिक पीरियड नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ नया इसमें हुआ था। तो फ्रेंड्स जो चल रहा था सबसे ज़्यादा हमारा जो काल चला वो चला पुरापाषाण काल। ठीक है, उसके बाद चला मध्यपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल चला फ्रेंड्स उसमें जो वो ये चला 9500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। 9500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। लेकिन इन तिथियों में इस अवधि में भिन्नताएं पाई जाती, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया था जो ये पीरियड है पाषाणकालीन, तो इन पीरियडों में विश्व के कुछ क्षेत्रों में तो इस अवधि में आदमी नवपाषाण की स्थिति को प्राप्त कर चुका था। कुछ में भिन्नता रही, कुछ में क्योंकि संपर्क में तो थे नहीं है सभी लोग उस समय, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर नवपाषाण की स्थिति पहुँचे तो कुछ बाद में पहुँचा होगा, कुछ पहले पहुँच गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सिमिलरिटी नहीं है और थोड़ा बहुत अंतर इन तिथियों में आता है। नवपाषाण काल या किसी भी इन पाषाणकालीन जो भी हमारी अवस्थाएं रही उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नवपाषाण काल में बहुत अच्छा मानव ने अपना विकास किया और जो विकास की चरम स्थिति हम कहेंगे उसे प्राप्त किया, जो इस अवधि में प्राप्त की। चरम में स्थिति नवपाषाण में ही प्राप्त की, क्योंकि अग्नि की खोज तो पुरापाषाण काल में हो चुकी थी अग्नि की खोज, लेकिन अग्नि का उत्कृष्ट जो प्रयोग सुनिश्चित किया गया मानव द्वारा वो नवपाषाण काल में ही किया गया और इसी काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो हुआ आपके नवपाषाण काल में। ठीक है, इससे आप इसका जो सर्किल बनना है वो इससे आप पहिया बना सकते हैं ऐसे नव। तो ये पहिए का आविष्कार आप कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे क्रांति कहा जाता है फ्रेंड्स नवपाषाण काल को क्रांति की अवस्था। क्योंकि क्रांति की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो उस समय की जो अवस्था थी नवपाषाण काल की, जो 9500 ईसा पूर्व से 2500 मानी जा रही है, वो लगातार गतिमान रही, उसमें विकास होता रहा जो वर्तमान तक गतिमान ही है। हालांकि ये इसकी अवधि दी गई है लेकिन ये वर्तमान तक विकासात्मक की ये रही, मतलब विकास इसका रुका नहीं और एक आगे बढ़ते रहा कि ये निश्चित नहीं हुआ कि भाई ये इसमें हो गया तो ये नवपाषाण काल है। जैसे कृषि का उद्भव हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, एक स्थान पर रहना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब कृषि का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो वर्तमान में भी उसमें उत्कृष्टता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो अभी भी प्रगतिशील या चलता रह रहा है। ठीक है, इसलिए से क्रांति कहा गया। और इससे संबंधित अब जो हमें तो परीक्षा उपयोगी तथ्य देखने फ्रेंड्स, तो इससे संबंधित तो एक तो आता है कि कालावधि क्या रही, ये आप कहेंगे, और सबसे उत्कृष्ट पाषाण का काल रहा, सबसे अंतिम काल रहा पाषाण का। ये प्रश्न आएगा अंतिम काल कौन सा रहा, ये नवपाषाण काल, और उसमें क्या क्या खोज हुई, पहिए की और अग्नि का उत्कृष्ट प्रयोग सुनिश्चित हुआ और पशुपालन प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, इसमें पशुपालन प्रारंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और एक स्थान पर रहना प्रारंभ हुआ, कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कृषि किस काल में प्रारंभ हुई, तो नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार कब हुआ, पशुपालन कब हुआ, एक सुनिश्चित और एक सुव्यवस्थित तरीके से, तो ये नवपाषाण प्रारंभ हुआ। तो अगले प्रश्न जो आएंगे इससे संबंधित फ्रेंड्स, जो एक नवपाषाण काल एक स्थल है फ्रेंड्स मेहरगढ़, ये प्रमुख स्थल है। इस स्थल की अब प्रश्न क्या आएगा फ्रेंड्स, इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई,
1974 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ, 1974 से 1986 तक। ठीक है, एक फेज इसका ये चला। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये, और इसमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो इस स्थान से ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर भी इस स्थान की खोज से प्रकाश पड़ता है। और गेहूं और जौ की भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्रारंभ यहीं से प्रमाणित होता है, और पशुपालन यहाँ से प्रमाणित होता है। टोकरियाँ मिली हैं यहाँ से फ्रेंड्स, और एक तांबे का एक उपकरण मिला है ड्रिल, जो और ड्रिल को कहाँ प्रयोग किया गया ये भी मिला है कि दांत में उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं उत्कृष्टता के। और इसके विषय में आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई खोज किसने की और उत्खनन कब प्रारंभ हुआ और इससे क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। ये कहाँ पर को है, ये बलूचिस्तान में है अभी वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है, बोलन नदी के किनारे हैं फ्रेंड्स, ये बोलन नदी के तट पर नदी के। और जौ और गेहूं के यहाँ कृषि प्रारंभ हुई के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यह है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और इससे संबंधित नौपाषाण संबंधित अन्य पुरस्कार हैं बुर्जहोम कश्मीर, कुल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिराद बिहार, और पय्यमपल्ली। तो ये सभी तथ्य आपको एक सिस्टमेटिक वे में मेरे द्वारा बताए जाएंगे, और क्या क्या परीक्षा उपयोगी यहाँ से तथ्य पूछे जाते हैं सभी स्पष्ट किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो मेहरगढ़ की खोज फ्रेंड्स फ्रैंकाइस जर्गिस द्वारा की गई थी, फ्रैंकाइस जर्गिस द्वारा की गई थी, फ्रांस के थे जो, और कैथरीन जर्गिन द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको आगे प्रेजेंट करूँगा, और इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इसको आगे प्रेजेंट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बार बार देखिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।